Good morning to all of you. Welcome to Unacademy platform. Let me start with Let's Crack Chhattisgarh Examinations. Okay, friends. So today's my topic is history of Chhattisgarh. बट उसके पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम वेद प्रकाश चौधरी है और मुझे 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने मेंस दिया CGPSC का 16 एंड 17 में। मेरे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं छत्तीसगढ़, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी। इसके पहले मैं कौटिल्य एकेडमी में पढ़ा चुका हूं, साथ में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लक्ष्य में भी, जो कि दंतेवाड़ा है, और निर्माण IAS के साथ कोलैबोरेशन था। फ्रेंड्स, आपको अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो रीजंस उसके यहाँ पर है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, आपके कोर्सेज होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हमारे कुछ एजुकेटर्स हैं जो कि टॉप मोस्ट हैं, ठीक है, जैसे आकांक्षा शुक्ला मैम है, यादव सर है, ठीक। आप इनकी क्लासेस डेली अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज रहेंगी। आप जैसे देख सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था। ओके, बैचेस फॉर सिलेबस कंप्लीशंस, हमारे पास 4 कोर्सेस हैं जो कि अभी वर्तमान में कंप्लीट कोर्सेस चल रहा है प्रीलिम्स के लिए। ये लक्ष्य CGPSC कोर्स है, ठीक। और यहाँ पे आपकी क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है और साथ में कैप्सूल कोर्सेज भी, ठीक है, जिसको आप एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, चाहे डे या नाइट हो। कोई जॉब वाला पर्सन है तो नाइट में उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक। एडवांटेजेस क्या है इसके? देखिए, सबसे पहले शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, नो लैंग्वेज बैरियर, दैट मींस जो हिंदी के स्टूडेंट है वो हिंदी में कोर्स सुन सकते हैं, ठीक, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में। ओके, फाइन। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है, डाउट क्लियर कर सकते हैं, और साथ में आंसर लाइव पोल्स भी आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, लाइव आपको ओवरव्यू किया जाएगा, PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, साथ ही लर्निंग मटेरियल भी आपको दिए जाएंगे। इतने एडवांटेजेस के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बहुत ही नॉमिनल फीस है। फॉर 1 मंथ दैट इज द 1400, द 3 मंथ्स दैट विल बी 3500। यहाँ पे आपको पर मंथ जो आपको लेस अमाउंट भी आप पर मंथ EMI टाइप का दे सकते हैं पैसा इसमें, बट जो आपको एडवांटेज है वो आपको 1 ईयर में मिलेगा। बहुत ही कम पैसे आपको देने हैं, वो भी आपको पर मंथ के हिसाब से देखिए 642 रुपए ओनली। तो यहाँ पे आपको बहुत ही एडवांटेज दे रहा है अनअकैडमी, इसका लुत्फ उठाइए। और इसके साथ ही इतनी कम फीस के बाद अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं VPC10, तो आपको 10 टोटल अमाउंट में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण, ठीक, जो कि मेरा फर्स्ट टॉपिक है। हम इतिहास में सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या होता है आपका कि आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको सोर्स पता होना चाहिए कि आप सोर्स कहां से ले रहे हैं। तो फर्स्ट सोर्स आपका प्राचीन ताम्रपत्र है, कुछ शिलालेख है और धार्मिक ग्रंथ है, ठीक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का, जो कई बार पूछा चुका है PSC में, कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर होगा आपका दक्षिण कौशल। ये उसके अन्य नाम है फ्रेंड्स, प्राचीन नाम जरूर है लेकिन उसके अन्य नाम में है। क्वेश्चन पूछेगा अगर कि प्राचीन नाम कौन सा है, तो प्राचीन नाम में आपका आंसर आएगा दक्षिण कौशल, ठीक है। और अन्य नामों में है आपका कौशल, महाकौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और महाकांतर। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि दक्षिण कौशल नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और कहां पर इसका उल्लेख है। तो देखिए, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। प्राचीन समय में क्षेत्र का नाम दक्षिण कौशल था, ठीक। आपको बताना चाहूंगा एक कोशलाखंड नामक ग्रंथ है जो कि अप्रकाशित है, ठीक। इसके लेखक का भी उतना श्योरली साथ नहीं पता है। इन्होंने इसमें लिखा है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपट्टम क्या है, एक जगह है जहां पे कौशल नाम का एक शक्तिशाली राजा है, और इसी के नाम पे इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कौशल पड़ा। क्या पड़ा? कौशल पड़ा। और आगे इसी के वंश में एक भानुमंत नाम का शासक होगा, जिसकी पुत्री होगी एकमात्र कौशल्या, और इनको आप सब जानते हैं, इन्हें हम माता कौशल्या के नाम से भी जानते हैं। इनका जो विवाह था राजा दशरथ के साथ हुआ था, ठीक। आगे आपको बताऊंगा मैं इस तरीके से। तो राजा दशरथ का जो क्षेत्र था वो उत्तर कौशल क्षेत्र था। कौन सा था? उत्तर कौशल क्षेत्र। और ये नीचे में था कौशल क्षेत्र। चूंकि भानुमंत की एकमात्र पुत्री थी तो उनका पुत्र नहीं था, तो उनका जो राजपाट था पूरा किसके पास चले जाएगा? शादी के बाद राजा दशरथ के पास चले जाएगा, और इनका पुत्र होता है राम, ठीक। राम के बाद इसके 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। तो जो लव है उसको अवध का क्षेत्र अर्थात उत्तर कौशल का क्षेत्र मिल जाएगा आपका, और जो कुश है उसको कौशल क्षेत्र मिल जाएगा, और इसकी राजधानी होती है कुश स्थली। क्या होगी? राजधानी होगी कुश स्थली,
ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, जो कौशल क्षेत्र है वो वर्तमान छत्तीसगढ़ के लिए प्रयुक्त शब्द है प्राचीन, याद रखिएगा। तो अगर कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, कुश का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ उसके अंतर्गत था। ठीक, ये देखिए जो वाल्मीकि जी है उनके द्वारा जो रचित रामायण है उसमें भी उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख है। ओके, तो राजा दशरथ से पूर्व इस क्षेत्र को कौशल कहा जाता था, आप सब जानते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि वायु पुराण में 7 कौशल प्रदेशों का उल्लेख है। कौन कौन से है वो? मैकल कौशल, क्रांति कौशल, चेदी कौशल, दक्षिण कौशल, काशी कौशल, पूर्व कौशल और कलिंग कौशल। तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, दक्षिण कौशल मतलब दक्षिण का क्षेत्र, बस्तर वाला क्षेत्र हो गया। काशी कौशल मतलब आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो। पूर्व कौशल आपका असम का क्षेत्र है। चेदी कौशल जो है चेदी वंश महाजनपद, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था चेदी, उनका क्षेत्र हो गया। मैकल श्रेणी के पास मैकल कौशल, इस तरीके से। और कलिंग कौशल आप जानते हैं उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसे कलिंग कौशल। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शासन करने वाले कौन रहे हैं? कलचुरी। इन्होंने 700 साल शासन किया है और पूरे भारत में सेकंड टॉप में भाई शासन करने में सर्वाधिक। ठीक, तो इसके प्रतापी राजा थे जाजलदेव प्रथम। बिलासपुर में रतनपुर क्षेत्र है, उसी रतनपुर में महामाया मंदिर है, उस मंदिर के अंतर्गत ही ये रतनपुर अभिलेख छपवाया गया था। ठीक, यहां पर इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कौशल अंकित किया गया है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कौशल की। ठीक, तो कौशल का नाम का कहां उल्लेख है ये देखिए। तो महाकवि कालिदास आप सब जानते हैं कौन है। इनकी फेमस रचना है रघुवंश, और रघुवंश में उत्तर कौशल और कौशल है। और मैंने आपको पहले बताया उत्तर कौशल और कुछ नहीं, ये अवध का ही क्षेत्र है। ठीक है, और जो कौशल है ये वर्तमान छत्तीसगढ़ के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हरिशेन, आप जानते हैं समुद्रगुप्त के समय थे हरिशेन जी, उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया था जो कि इलाहाबाद किले में आज भी है। ठीक, तो इन्होंने अपने प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का उल्लेख किया है। और आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त ने जब विजय यात्रा आरंभ की थी तो आठवीं राज्य अर्थात जंगली क्षेत्रों पे आक्रमण किया था। वो आठवीं राज्य के अंतर्गत ही आपका कौन सा क्षेत्र आता है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता है। ठीक है, कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता है। इस प्रकार गुप्त काल में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश को कौशल कहा जाता था। ये क्वेश्चन बकायदा एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से प्रचलित था? तो कौशल नाम से प्रचलित था। ओके, और देखते हैं पाणिनि जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है, किसी को पता है क्या? बिल्कुल सही है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, ये ग्रामर लिखा था इन्होंने इसमें। तो उस बुक में इन्होंने कलिंग और कौशल का उल्लेख किया है जो कि छत्तीसगढ़ भूभाग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आते हैं महाकौशल। तो आप सब जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज भी की है। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने इस क्षेत्र के लिए महाकौशल वर्ड का यूज किया था। तो एग्जाम में कैसे पूछा क्वेश्चन कि महाकौशल वर्ड का यूज किसने और कहां किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। और कहां किया? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया है। ओके, चलिए आगे आते हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। मैंने छोटे छोटे फैक्ट्स रख दिया है क्योंकि पीएससी का भरोसा नहीं, स्टेट लेवल की एग्जाम्स में कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए मैंने फैक्ट्स रखे। प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन में हिंदी मध्य प्रदेश के लिए महाकौशल शब्द के लिए प्रस्ताव रखा था जो कि सर्वसम्मति से पारित हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो मैंने आपको बताया है कि 16 महाजनपदों में कौन सा था? एक चेदी जनपद था, और चेदी राजाओं का यहाँ पे शासन था, इसलिए इसे क्या कहा गया? छत्तीसगढ़ कहा गया। और राय बहादुर हीरालाल जी का भी कहना है कि ये जो छत्तीसगढ़ था इसी का विभ्रंश वर्ड पैदा हुआ, क्या? छत्तीसगढ़। तो ऐसा मानना है इनका कि छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ बना है, बट ये कहीं कहीं सही उतना प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय बताऊंगा मैं क्यों पढ़ा। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख कहां कहां मिलता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां हुआ? तो आपका आंसर होगा साहित्यों में। कहां होगा? साहित्यों में, ना शिलालेख ना ताम्रपत्र में, कहां होगा? साहित्यों में होगा। ठीक है, अब देखिए किस क्षेत्र के लिए, जस्ट मोमेंट, ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख कहां हो रहा है। पहले देखो कहां हो रहा है, आपको समझ में आएगा कि साहित्य में हो रहा है। तो खैरागढ़ जो कि राजनांदगांव जिले में पड़ता है, वहां पे राजा थे लक्ष्मीनिधि राय। उनके चारण कवि हैं कौन? दलराम राव। इन्होंने 1494 में एक पंक्ति लिखी कि लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित दे,
गढ़ छत्तीस में न गड़ैया रही। तो देखिए गढ़ छत्तीसगढ़, पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में किया जा रहा है, किसके द्वारा? दलराम राव के द्वारा। ईयर बिल्कुल याद रखना 1494। ओके, चलिए आते हैं। उसके बाद कलचुरी शासक एक और है हमारे, कल्याण साय जी, जो कि मुगल दरबार में बंदी रहे थे 8 साल लगभग। उन्होंने राजस्व पुस्तिका नामक एक बुक लिखी थी, उसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। आपको बता दूं, इसी बुक से हमको जानकारी मिलती है कि कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में 12 ग्रामों का बरहो था और 7 बरहों का एक गढ़ था। इसका मतलब अगर एग्जामिनर ये भी पूछ चुका है, मैं आपको बता दूं कि एक गढ़ में अगर कितने ग्राम पूछेगा तो क्या होगा? 12 7 84, मतलब एक गढ़ में 84 ग्राम थे। ठीक, इसकी जानकारी मिलती है। और ये जानकारी मिलती है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की मैप की बात करूं तो देखिए इस तरीके से। मैप आपको बस समझ में आना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैप अगर मैं बनाऊं तो देखिए राजनाथ एक एक्चुअली महाराष्ट्र के मरकज कसा गांव से और छत्तीसगढ़ में पाना बरस पहाड़ी से शिवनाथ नदी एंटर करती है और वहीं धमतरी के सियाव पर्वत से निकलती महानदी, जो कि हीराकुंड में जाके डैम बनाती है, हीराकुंड डैम उड़ीसा में। ठीक है, तो ये शिवनाथ नदी यहां मिल जाती है बलौदा बाजार के आसपास। तो इस बुक में लिखा हुआ है कि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ थे और इन्हीं के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, जो कि सबसे ज्यादा प्रयुक्त महसूस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद आते हैं हम कि दलराम राव के बाद तो सेकंड आते हैं गोपाल चंद्र मिश्र। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। खूब तमाशा कब लिखी गई थी? तो 1686 में लिखी गई थी और इसमें छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद रतनपुरिया 2017-18 PSC क्वेश्चन है कि बाबू रेवाराम कहाँ के थे? तो यही आंसर था उसका, रतनपुरिया। तो रतनपुरिया कवि बाबू रेवाराम, इनकी रचना है विक्रम विलास, जो कि 1896 में लिखी गई और यहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। देखते हैं किस तरीके से किया। तो तिनमे दक्षिण कोसल देसा, जहां हरि औतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि बन भावन। तो देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास फ्रेंड्स, और आपको पता होना चाहिए कि इतिहास लिपि के विकास के आधार पर हमने तय किया है और इसके आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। द फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक एज, दैट मीन्स प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो मैं अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो ऐसा काल जिसमें इंसान के जानकारी के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, मात्र कंदरा जिसे हम गुफा कहते हैं वहां शैल चित्र मिलते हैं। ठीक, तो इस समय जो औजार थे वो पत्थरों के औजार थे, इसलिए इन्हें पाषाण काल में बांटा गया है। तो पहला पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल, थर्ड उत्तर पाषाण काल एंड फोर्थ वन इज न्यूलिथिक एज, दैट मीन्स नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इनमें लिपि का आविष्कार तो हो गया है। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, परंतु आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो चुका है, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। क्योंकि आपको पता है अल्फाबेटिक थी, इसकी लिपि थी, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ओके, ऐतिहासिक काल में आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व थी। इसमें ऋग वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 और जो उत्तर वैदिक काल था 1000 से 500। ओके, अब देखते हैं उसके बाद सेकंड हम जो इसको डिवाइड किए हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो ये आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे, पूर्व पाषाण काल। तो देखिए इसमें मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए। ठीक, और जीविका का आधार क्या था? ओनली शिकार था। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। याद रखना, आग का आविष्कार किया है, पहिए का आविष्कार नहीं किया है। ठीक, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आता है आपका? पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। लास्ट में क्या आता है? नवपाषाण काल। इसको ऐसे याद रख लेना कि पूर्व पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ है और नवपाषाण काल में पहिए का वो होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये इतिहास का जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा। ओके, तो महानदी घाटी में तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? सीधा वो देखिए कि पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो उसका आंसर होगा महानदी घाटी और सिंगनपुर की गुफाएं। फाइन, इसमें जो पूछेगा कि क्या क्या प्राप्त हुए, तो सीढ़ी नुमा मानवा आकृति प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है, और देखिए उसको
शिकार करना, शिकार करता हुआ मनुष्य है, ठीक। और सिंगनपुर की यह जो चित्रकारी वो गहरे लाल रंग की है, ठीक। इस चीज को याद रखना, गहरे लाल रंग की आगे भूरे रंग की मिलेगी कहीं आपको, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक। अन्य स्तंभ देखते हैं रायगढ़ में, तो कबरा पहाड़ है और भंवर खोल है, सोनबरसा, ये सब इंपॉर्टेंट आपके गीदा है, छापा मार है, बोतलदा है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो उसमें देखिए इस किसके मध्य आता है, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य आता है, इसलिए से मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें देखोगे आप पेट एनिमल्स आने लग गए थे मनुष्यों के साथ, यानी पालतू पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। शिकार के साथ साथ वो मछली पकड़ना, शहद एकत्रित करना और शिकार करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इसके साक्ष्य अगर पूछेगा एग्जाम में, जो कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर होगा कबरा पहाड़, ठीक। यहाँ पे अर्धचंद्राकार, ये फ्रेंड्स अर्धचंद्राकार है, ठीक। अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के औजार यूज किए गए थे। यहाँ पे देखिए जंतु जानवर मिल रहे हैं, देखो पालतू पशुओं की बात हो रही है, लाल छिपकली, ठीक। और शैलचित्र रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ में चित्रित हैं, ठीक। बस्तर की बात करें तो कालीपुर और राजपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जामिनर ने इसको उठाया था क्वेश्चन में। बात करते हैं उत्तर पाषाण काल की, तो इसके साक्ष्य जो है धनपुर बिलासपुर में है। आपको एक अपडेट दे दूं, छत्तीसगढ़ भी नया जिला बना है 28 GPM, एंड दैट इज द गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। GPM याद रखिएगा, गोरेला पेंड्रा मरवाही 28 है, तो धनपुर अब वर्तमान में इसके अंतर्गत आएगा, परंतु अभी तक अपडेट नहीं हुआ, इसलिए आप बिलासपुर लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बिलासपुर डिक्टेट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शैल ग्रहों के निकट प्राप्त हुए हैं आपके चित्रित शैलाश्रय है। उसके अलावा उड़ीसा के कालाहांडी, बालांगीर, संबलपुर में भी इसके चीजें प्राप्त हो रही हैं, ठीक। नवपाषाण काल की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नवपाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर अब मनुष्य जो है भोजन उत्पादक हो गया है, ठीक है। कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया है, पशुपालन प्रारंभ कर दिया है, और इंपॉर्टेंट चीज कि जो घुमक्कड़ था वो घुमंतु प्रजाति से वो गृह निर्माण करके एक स्थायित्व प्रदान कर लिया उसने अपने आप में। और देखिए मैंने आपको बताया था पहिए का आविष्कार, ओके। तो देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट ये साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं नवपाषाण काल के, चितवा डोंगरी, बोनटीला, ये दोनों के दोनों आपके राजनांदगांव में ही हैं, ठीक। टेरम रायगढ़ और अर्जुनी का दुर्ग, ठीक। बात करते धमतरी में, तो धमतरी बालोद मार्ग में लोहे के उपकरण मिले हैं। और आपको पता होना चाहिए पाषाण काल के बाद जो काल आता है उसे हम महापाषाण काल कहते हैं, ठीक, जिसे ताम्र और लौह युग भी कहा जाता है। इसकी बात करें तो आपको मैंने फैक्ट लिख दिए हैं, और बिल्कुल इस फैक्ट से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बार बार यही पूछता है गण धनोरा, आपको एनी टाइम किसी भी व्यापम वगैरह और PSC एग्जाम में दिख जाएगा। यहाँ पे 500 महापाषाणी स्मारक हैं, ठीक है। रायपुर के 100 गणने के साक्ष्य मिले हैं। करकाभाट दुर्ग, जो कि अब करकाभाट जो है वो बालोद क्षेत्र में आता है, परंतु गवर्नमेंट ने ही अपडेट नहीं किया है, इसलिए मैंने अभी भी इसे दुर्ग लिखा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, करही भदर है ये, करही भदर है ये, ठीक। चिरचारी कौमा सोरर, ठीक। यहाँ पाषाण घेरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स, ये बुक्स में जनरली नहीं मिलता है इसलिए मैंने रख लिया, क्योंकि आपको जनरली एग्जाम मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीन गुफा सिंगनपुर गुफा, सेकंड नंबर में कबरा पहाड़ है। सर्वाधिक शैल क्षेत्र कबरा पहाड़ में। सबसे लंबी गुफा बोतलदा गुफा। ये क्वेश्चन देखना आपको मिल जाएंगे गोल्ड क्वेश्चन पेपर में, ठीक। और कोंडागांव में गढ़धनौरा बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है। उसके बाद रायगढ़ जिले के कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, यहाँ पर सब शैल चित्रित मिले आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर्वाधिक शैलाश्रय कहाँ मिले, या शैलाश्रय का जिला किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा रायगढ़, ठीक। अमरनाथ दत्त ने अनेक गुफा चित्रों की खोज की, इसको याद रखिएगा, ठीक। मैंने आपको जैसा बताया था, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे ही पूछता रहेगा कि सर्वाधिक जो पाषाणकालिक कंदरा चित्र जो है, जिसको हम शैल चित्र बोलते हैं, कंदरा मतलब फ्रेंड्स गुफा होता है, मैंने आगे शब्दावली डिक्टेट की है, ठीक। तो गुफा की जो शैल चित्र है वो सर्वाधिक कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा रायगढ़ में, ठीक है। महत्वपूर्ण खोज और खोजकर्ता, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एकदम रट डालिए, ये कभी भी एनी टाइम 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है 1-2 साल में, ठीक। तो याद रखिएगा, सीता वगैरह गुफा की खोज पूछा जा चुका है, ठीक। ये देखिए शब्दावली जो है मैंने यहाँ पे डिक्टेट की है कि कंदरा मतलब क्या होता है, शैल चित्र किसे कहते हैं, मृतभांड क्या होते हैं, पाषाण घेरे क्या होते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिक्टेट किया है आपके लिए, ठीक। तो पहाड़ में या जमीन के अंदर खोदा गया अथवा प्राकृतिक रूप से बना हुआ विशाल गड्ढा जो है वो कंदरा कहलाता है, ठीक है। हम इसे सामान्य भाषा में गुफा वगैरह भी बोलते हैं। शैल चित्र क्या होती है, गुफा के चट्टानों में पत्थर के हथियार द्वारा किया गया रेखांकन, और जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कलर का भी प्रयोग किया है, जो कि आज तक है। अजंता एलोरा गुफा में मिल जाएंगे आपको, MP में मिल जाएंगे आपको। मृतभांड क्या होते हैं, मिट्टी, पत्थर, पोर्सलेन के बर्तन है ये, ठीक। पाषाण घेरे क्या होते हैं, पाषाण घेरे शवों को दफनाकर पत्थरों से ढकना, ये वर्ड मैंने यूज किया था। 500 महापाषाणी घेरे प्राप्त हुए हैं, ये वही हैं,
ओके फ्रेंड्स, देखिए आप याद तो कर लोगे, लेकिन आपको एग्जाम में जब आप जाते हो तो डर बना रहता है। तो क्या होती है, चीजें जो रटी हुई है हो सकता है भूल जाओ, लेकिन जब आप मैपिंग करके जाते हो तो आप नेवर पॉसिबल कि आप भूल पाओ। इसलिए देखिए मैंने कर दिया, ये आपका रायगढ़ जिला है फ्रेंड्स, इसी को याद रखना। देखिए सब है यहाँ पे, कौन कौन से हैं, गीधा, सोनबरसा, सिंगनपुर, ठीक, महानदी घाटी, बोतलदा, कबरापाड़, ये सब आपके रायगढ़ क्षेत्र में। ये देखिए मैंने बात किया था धनपुर बिलासपुर का क्षेत्र, और आपको बताया मैंने क्या कि नया जिला बनाया, तो ये कट करेंगे आप ये इस तरीके से। तो ये 28 क्या नाम बताया था, कोई बताएगा मुझे? यस राइट, GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, यहाँ पर आपका धनपुर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राजनांदगांव जिला है वर्तमान का। ठीक है, यहीं पर आपका चितवा डोंगरी, देखिए बोनटीला भी यहाँ पे डिक्टेड नहीं है, पर आपको बता दूं मैं, चितवा डोंगरी, बोनटीला, अर्जुनी और टेरम। ठीक है, टेरम आपका रायगढ़ में पड़ेगा फ्रेंड्स, ये देखिए एरो है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, एरो देखना जरूर। तो अर्जुनी, चितवा डोगरी और आपका बोनटीला भी है। साथ में आपको बार बार मैं बताया है कि एक नाम पूछा गया है, वो है गढ़धनोरा, जो कि कहाँ पर है, आपके कोंडागांव में, मतलब ये कोंडागांव जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप VPC10 यूज करिए, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कीजिए, और एनी टाइम एक्सेस आपको अवेलेबल है, उसके लिए चिंता मत कीजिए। लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, उसको भी ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चर्चा करेंगे, और हम आद्य ऐतिहासिक काल और प्राचीन भारत को भी आगे पढ़ेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक्स।